वेलकम बैक। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। कोर्ट राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं। रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साई को गुजरात हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। गुजरात हाई कोर्ट को 3 महीने में अपील का निपटारा करने का आदेश दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PV वराले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। आई रिपीट, जस्टिस MM सुंदरेश और PV वराले की बेंच ने इस मामले को सुना है। तो आप जानते हैं आसाराम के बेटे नारायण साई क्या कुछ कितने संगीन आरोप इन पर, और उसके बाद उम्र कैद की सजा इनके लिए मुकर्रर की गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दें पूरा केस किस तरीके से रहा, और इसको झटके के तौर पर देखा जाए या फिर एक विकल्प अभी है नारायण साई के पास। देखिए रोहित, इसको झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ नारायण साई सुप्रीम कोर्ट आया था उस उद्देश्य पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि नारायण साई की जो अपील लंबित है हाई कोर्ट में, उस अपील पर सुनवाई कर 3 महीने के भीतर फैसला दे। और साथ ही नारायण साई से कहा है कि अगर नारायण साई हाई कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आता है तो दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, तब तक उसकी अर्जी जो है लंबित रहेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान नारायण साई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 12 साल हो गए हैं और इस मामले में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके इन्हें राहत दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि 2 सगी बहनों जो साध्वी के तौर पर वहां पर काम कर रही थी, दोनों ने, एक ने नारायण साई पर और दूसरे ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। और दोनों के आरोप के बाद नारायण साई और आसाराम दोनों को उम्र कैद की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी, जिसके बाद दोनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। स्टे विद मी, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखूंगा, अगले केसेस पर आपसे बात करूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बघेल के निर्वाचन को चुनौती वाली याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा सीट से विधायक है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप है। आप जानते हैं, जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद बहुत सारी लिमिटेशन और बाउंडेशन होती है प्रतिनिधियों के ऊपर। उसी के उल्लंघन का आरोप है, और उसमें जो उन पर आरोप है उस पूरे प्रकरण को खारिज करने की मांग को लेकर कोर्ट उन्होंने रोक किया था। हालांकि वहां से कोई गुड न्यूज फिलहाल भूपेश बघेल के लिए नहीं आई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दीजिए क्या कुछ रहा सब कुछ कोर्ट में। देखिए रोहित, यह मामला 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। भूपेश बघेल पर आरोप है कि पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने रैली की थी और लोगों को प्रलोभन दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी के नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। और इसी शिकायत के आधार पर निचली अदालत में कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद भूपेश बघेल ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि निचली अदालत में जो चुनाव याचिका चल रही है उस पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी, जिसके खिलाफ भूपेश बघेल ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई चलती रहेगी। तो एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद क्या जो आगे विकल्प जो बचा हुआ है उस विकल्प को अपनाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे बात करूंगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पुलिस के सामने वर्चुअली पेश होने की मांग को खारिज कर दिया गया है। फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामले में एफआईआर के खिलाफ याचिका है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। संसद होने के आधार पर विशेष छूट नहीं दी जा सकती। अंडे फेंके जाने के डर से जांच से बचा नहीं जा सकता। तो आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा मैसेज, और ये बहुत सही भी है। महुआ मोइत्रा ने एक पिटीशन दाखिल की थी, कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो वहां पर पेश होना चाहती हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद होने के आधार पर कोई विशेष छूट की ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। साथ ही अंडे फेंके जाने के डर से भी आप बचिए मत। वो सारी चीजें कोर्ट में ज्यादा काम नहीं करें। गोपाल जी मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक और अब महुआ मोइत्रा को फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा।
जी बिल्कुल रोहित, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो टूक ही नहीं कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने में गोली खाई थी और आप सांसद होने के बावजूद भी आप अंडे से डर रही हैं। तो इस टिप्पणी का मायने समझा जा सकता है रोहित, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण पेश हुए थे महुआ मोइत्रा की तरफ से, और उन्होंने कहा कि फेसबुक के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट लिखा था उनके ऊपर अंडे फेंके जाने के बाद। उस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है, लिहाजा उन्हें वर्चुअली पेश होने के लिए छूट दी जाए। हाई कोर्ट ने उन्हें छूट देने से इनकार कर दिया था, तब जाकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिर आपको वर्चुअली पेश होने से छूट क्यों दी जाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप सांसद होने के नाते आप वर्चुअली छूट मांग रही है, और इसी सवाल के जवाब में उनके वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है। पिछली बार जब उन्होंने पुलिस के सामने जांच में शामिल हुई थी तो उस दौरान भी अंडा फेंके जाने की बात कही गई थी, लेकिन दूसरी बार जब वो पेश हुई तो उनके ऊपर अंडा फेंका गया था। यह इस तरीके से गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो वर्चुअली पेश होना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहा है कि वो वर्चुअली पेश नहीं होंगी, व्यक्तिगत तौर पर वहां पर जाकर के पेश होकर के जांच में सहयोग करेंगी। ओके, बने रहेगा मेरे साथ। पूर्व जज यशवंत वर्मा पर एफआईआर की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। ऐसी याचिका सस्ती लोकप्रियता का जरिया होती है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं यशवंत वर्मा। आपको याद होगा, दिल्ली में अधजले नोटों के गड्डियां मिली थी और उसके बाद से ही फिर दूसरी जगह ट्रांसफर, लेकिन एक पिटीशन दाखिल की गई कि एफआईआर होनी चाहिए। कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, कहा यह सस्ती लोकप्रियता वाली टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं और अपनाइए। गोपाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, विस्तार से बता दें क्या कुछ रहा कोर्ट में। देखिए रोहित, घनश्याम उपाध्याय हैं। घनश्याम उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के पेशे से वकील हैं। उन्होंने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कहा था कि यशवंत वर्मा को लेकर के इन हाउस कमेटी जो बैठी थी और जो जांच रिपोर्ट दिया गया था वो नाकाफी है, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उस मामले में आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाया और कहा कि यह याचिका पहली नजर में ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की गई है, और कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई करना संभव नहीं है, और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता के तरफ से यह कहा गया कि इसको लेकर के एक और जरूरी याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका में एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं की गई थी। मेरी याचिका में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। रोहित, इससे पहले जस्टिस शील नागू ने इस केस के सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इन हाउस कमेटी गठित की थी उसमें शील नागू भी 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल थे और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इसलिए वो पिछले दिनों अलग हो गए थे। आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान याचिकाकर्ता की तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। ओके गोपाल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे केस में जब ये यशवंत वर्मा जी वाला पूरा केस आया था, अधजले नोटों की गड्डी मिली थी और बहुत बहुत हाइप हुआ था पूरे देश में, और अलग अलग मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। अगर मैं स्पेसिफिकली इस केस के बारे में आपसे जानना चाहूं तो किस तरीके से, जिस टीम के गठन का जिक्र जिसमें शील नागू जी भी थे, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कुछ निकला अब तक? जी बिल्कुल रोहित, इस मामले में मामला जब यह सामने आया था उसके बाद तत्कालीन सीजीआई ने इसको लेकर के 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी का गठन किया था। वह इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सीजीआई को, और सीजीआई ने इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था और कहा था कि इस रिपोर्ट के आधार पर यशवंत वर्मा के खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए, यानी कि महाभियोग चलाया जाए और इसके जरिए उन्हें पद से हटाया
हटाया जाए। और इसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई थी। लोकसभा राज्यसभा में इसको लेकर के पेश भी किया गया था, लेकिन इसी बीच नाटकीय ढंग से यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी भी जो महाभियोग की कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के राष्ट्रपति के पास यह प्रक्रिया लंबित है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के आगे क्या कुछ जो है सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा फैसला लिया जाता है। लेकिन फिलहाल यशवंत वर्मा जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब जब इस मामले में उनके खिलाफ महाभियोग या आगे की कार्रवाई होगी तो देखना होगा कि क्या सरकार इसको लेकर के कोई एफआईआर दर्ज करती है या शिकायत दर्ज करने के बाद आपराधिक मामला भी आने वाले समय में चलाएगी। क्या यह आने वाला समय बताएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, नमस्कार।